हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सीडीपी से है। यहाँ पर सीडीपी में आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, सीडीपी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सीटेट के एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कवर करने में आपकी मदद करता है। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 जो विशिष्ट अवस्थाएं दी हैं वो किसने दी हैं? जीन पियाजे, एरिक्सन, स्किनर या थॉर्नडाइक, किसने दी हैं? तो देखिए, बच्चों के जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं वो जीन पियाजे ने दी है। इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। अब इनका एक फेमस सिद्धांत है, वो कौन सा है? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसके अलावा स्किनर की बात की जाए तो इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया और एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीन पियाजे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? या फिर यह बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? किसने कहा है? पावलोव, जीन पियाजे, बिने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये भी जीन पियाजे का है, यानी पियाजे का कहना है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? आप लोग भी एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो बताइए आप लोग विद्यार्थियों के मन में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करेंगे? उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर, उन्हें महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, या अपना एक आदर्श रूप में जो आपका नेचर है, जो आपका बर्ताव है उसको करके, एक आदर्श रूप से बर्ताव करके, या अनुशासन को विकसित करके? तो देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है एक आदर्श रूप में बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलौनों की आयु किसे कहा जा सकता है? खिलौनों की आयु जो होती है वो किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या फिर ये सभी? खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो देखिए, खिलौनों की जो आयु होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 5 वर्ष तक की होती है। इसे प्री चाइल्डहुड भी कहते हैं, प्री चाइल्डहुड स्टेज। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक का जो बर्ताव होता है वो विद्यार्थियों के प्रति कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, आदर्शवादी, निर्देशात्मक या शिक्षाप्रद? तो देखिए, एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति जो बर्ताव होता है वो होना चाहिए आदर्शवादी। यहाँ पर देखिए, प्रशासनात्मक और निर्देशवादी ये आपके निगेटिव पॉइंट है। अब आपके 2 ही रह जाते, आदर्शवादी और शिक्षाप्रद। तो यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। देखिए, जब भी पूर्व बाल्यावस्था की बात होती है तो ये शैशवावस्था से रिलेट करता है। तो देखिए, इसमें बच्चे में प्रश्न करने की अवस्था, यानी छोटा बच्चा जो होता है प्रश्न करने लगता है। दल समूह में रहने की जो अवस्था होती है वो भी यही कहलाती है। अनुकरण करने की अवस्था, यानी इमिटेशन या नकल करने की जो अवस्था होती है वो भी यही होती है। अब इसमें नहीं हमें पूछा गया तो ये खेलने की जो अवस्था है यही आपका रॉन्ग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लें। आप लोग इसमें गैस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? किस समय, किस स्तर में बच्चे अपने जो समकक्षी होते हैं यानी अपने हम उम्र वर्ग के सक्रिय सदस्य आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है थकान से निपटने में, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में या अजनबियों से निपटने में? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस करके बताइए आप लोग।
रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो देखिए जो रक्षा तंत्र होता है ये दबाव से निपटने में सहायता करता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक अच्छा सुबक्ता होना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या कक्षा में पंक्चुअल होना यानी समयानुवर्ती होना। बताइए क्या इसमें राइट आंसर हो सकता है? तो देखिए एक शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर कर सकें, उनको समझ सकें। नेक्स्ट, परिवार एक साधन है किसका? दूरस्थ शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो परिवार होता है ये आपका अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र, किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। देखिए औपचारिक शिक्षा वो होती है जो एक टाइम के हिसाब से ली जाती है, यानी जैसे स्कूल। जो शिक्षा समय के अनुकूल ली जाए, एक निश्चित समय में ली जाए, वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है, स्कूल विद्यालय। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसके लिए कोई एक समय स्थान निश्चित नहीं होता है, जो शिक्षा कभी भी ली जा सके उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कि परिवार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? एक, सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास होगा इससे विद्यार्थियों में, या बच्चों के समय का सदुपयोग होगा, खेल बच्चों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या इससे शिक्षकों का काम आसान हो जाएगा। बताइए इसमें सबसे अच्छा आंसर, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित होता है, इससे क्या होता है बच्चों में सहयोग की भावना के साथ साथ उनका जो शारीरिक संतुलन होता है उसका भी विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में परियोजना आधारित शिक्षा लागू करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस चरण पर विचार करना चाहिए? छात्र सहयोगात्मक और टीम वर्क के अवसर देना, यानी छात्रों को सहयोग और टीम वर्क के अवसर देना। देखिए यहाँ पर टीम वर्क लिखा है। छात्रों को स्वायत्तता और आत्मनिर्देशन की अनुमति देना, बिल्कुल सही है। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और संदर्भों को शामिल करना, अनुप्रयोग, यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग होगा, क्या होगा? अनुप्रयोग। देखिए छात्र सहयोग और टीम वर्क के अवसर देना, यानी छात्र ग्रुप में सहयोग करके टीम वर्क करें। छात्रों को स्वायत्तता आत्मनिर्देशन, यानी छात्र फ्री होकर आत्मनिर्देशन में कार्य करें, करके देखें। इसके अलावा वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और संदर्भों को शामिल करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताओ। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। देखिए इस तरह के जो ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है, बालिकाएं बालकों से कमजोर होती हैं, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, बिल्कुल सही है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, ये बिल्कुल सही है। जो परंपराएं, रूढ़िवादिताएं जो पुराने समय से चली आ रही उनको एक समाज में परिवर्तन करने का जो नेतृत्व होता है वो बालिकाओं में यानी महिलाओं में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है, कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बिल्कुल होता है। नैतिकता द्वारा होता है। बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, बिल्कुल होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है? बताइए कौन सा ऐसा कथन है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, खेल का मैदान या घर? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास की बात होती है तो हमेशा विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण को ही लगाएंगे, और उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास की बात हो तो आप लगाएंगे खेल का मैदान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत? बताइए। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर ले, ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में।
तो देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्यादे के अनुसार अभिपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्चे को बताइए क्या मिलना चाहिए? हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, या सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, या फिर द्वितीय स्तर के अनुबंध करने चाहिए, या फिर बारंबार वेधन या अभ्यास करने के लिए कार्य देना चाहिए। देखिए, जहां भी रिपीट करने की बात हो तो ये आपका रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। हर कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाए, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए, आपके ऑप्शन बी और सी आपके बच रहे हैं। अब बताइए इनमें से क्या आप चूज करेंगे जो कि जीन प्यादे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्चे को। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही आपका ऑप्शन होगा कि जीन प्यादे के अनुसार अभिपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्चे को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराए जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्यादे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? यहाँ भी देखिए, आपको नहीं है में जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्यादे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। बच्चे को उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग किया जाए, या व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकृति दी जाए, या सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता रखी जाए, या खोज अधिगम। बताइए। तो देखिए, जीन प्यादे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ देखिए, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, ये हो सकता है। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये भी आपका सही है। खोज अधिगम, ये भी होना चाहिए, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन ए, यानी उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग, ये इनके सिद्धांत में नहीं कहा गया है। शैक्षिक सिद्धांत में ये होना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रति व्यक्ति चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? ऐसी कौन सी स्टेज होती है, कौन सी अवस्था होती है जब बच्चे किसी भी वस्तुओं के बारे में, किसी भी चीज के बारे में तर्क वितर्क कर पाते हैं और उनके बारे में उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें वो सक्षम हो जाते हैं? बताइए ऐसी कौन सी स्टेज है, कौन सी अवस्था है? तो देखिए, ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी, यानी फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है वो होगी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता है? बताइए, क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम की है, या अगम्य इमारती ढांचे की, या रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, या फिर विविधताओं को स्वीकृति? बताइए किसकी आवश्यकता है? देखिए, यहाँ पर विविधता की स्वीकृति, विविधता को स्वीकृति, इसकी आवश्यकता है। समावेशी कक्षा में जो आवश्यकता यानी विविधता, डाइवर्सिटी, इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा मानकीकृत पाठ्यक्रम के बारे में देखा जाए तो ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना, ये करना नहीं है। अगम्य इमारती ढांचा, देखिए बच्चों के मामले में आपको सुगम्य इमारती ढांचा बनाना है, अगम्य नहीं बनाना है। मान लीजिए कोई बच्चा जो चल नहीं पाता, व्हील चेयर पर चलता है, तो उस बच्चे की क्लासरूम आप कैसे बनाएंगे? कहाँ पर होनी चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट फ्लोर पर। तो जो इमारती ढांचा होता है वो कैसा होना चाहिए? सुगम्य होना चाहिए। और दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग जो इमारती ढांचा है वो सुगम्य होना चाहिए, अगम्य नहीं होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में जो आवश्यकता है वो डाइवर्सिटी की है, यानी विविधता को स्वीकृति की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।